नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूं। आप लोगों को अगर हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियोस हेल्प कर रही हैं तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दिया कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम को मैं लेकर आती हूँ, जिसके तहत हम 5 बेहद महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर से लिए गए मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना है आपके लिए। संस्कृति आईएएस की ओर से एक जीएस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है जो ऑफलाइन और लाइव दोनों ही मोड में आपको उपलब्ध होगा। इस कोर्स की फी डिटेल के बारे में जानने के लिए या अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप समझना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आइए अब स्क्रीन पर देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, जीएसटी परिषद। देखिए जीएसटी काउंसिल ये न्यूज में क्यों है? अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हालांकि वो बातें पहले से भी मानी जाती थी, लेकिन आप कह सकते हैं रीअफर्म उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आइए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहला तो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो जीएसटी काउंसिल है उसकी जो सिफारिशें हैं वो केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सीज सेंटर स्टेट हैव इक्वल पावर्स टू मेक जीएसटी रिलेटेड लॉज। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है साथ में कि जो जीएसटी काउंसिल्स होगी उसकी जो रिकमेंडेशन होगी वो ना तो स्टेट पर और ना ही केंद्र पर बाध्यकारी होंगी। तो ये आप समझा। दूसरा उन्होंने ये कहा है हालांकि जो रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल देगी इन पर विचार करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा क्या एक सहकारी संघीय ढांचा है। देखिए जीएसटी परिषद में केंद्र की और राज्यों की दोनों की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक तरीके से बातचीत होती है और बातचीत करने के बाद ही वो लोग किसी भी मुद्दे पर डिसाइड करते हैं कि कितना जीएसटी का रेट रखना है, स्लैब्स कितनी रखनी है ना, ये सारी बातें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है आप अपने अपने एरिया में अपने अपने कानून बना सकते हैं, दैट इज राइट, लेकिन जीएसटी काउंसिल अगर कोई रिकमेंडेशन दे रही है तो उन पर विचार जरूर कीजिए, इनको एकदम नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि सहकारी ढांचा तभी सुरक्षित बना रहेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो आर्टिकल नंबर 246A है ये कहता है कि संसद और राज्य विधायिकाओं के पास कराधान के मामलों पर कानून बनाने की समान शक्तियां हैं। यानी कि मान लीजिए जीएसटी काउंसिल ने कहा कुछ, लेकिन तमिलनाडु राज्य सरकार कुछ करना चाहती है, केंद्र राज्य सरकार कुछ और करना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं आप लोग आपस में बैठिए, बातचीत करिए, कोई हल निकालिए और अपने अपने लॉस को आप लागू करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि आप जैसा चाहे वैसा कानून बना सकते हैं, दैट्स अ राइट थिंग, लेकिन स्टिल आपको जो है जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि देखिए जो भारतीय संघवाद है यानी कि जो इंडियन फेडरेशन है वो सहकारी और असहयोगी संघवाद के बीच लगातार बातचीत जो है उसमें होती रहती है। यानी कि हमारा जो फेडरेशन है वो कैसा है, कोऑपरेटिव भी है लेकिन कॉम्पिटिटिव भी है। कोऑपरेटिव इसलिए है क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है वो एक साथ मिलकर काम करती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव है क्योंकि आपस में राज्य सरकारों की भी होड़ लगी रहती है, केंद्र भी देखिए राज्य सरकारों से कंपटीशन करता है। तो हमेशा ही केंद्र और राज्य बातचीत में लगे रहें और जो है एक बीच का रास्ता निकाला जाए, इस तरीके के साथ अपना सहकारी संघवाद का जो ढांचा है इसको बचाया जाए, इस बात पर उन्होंने एम्फेसिस दिया है। लेकिन 2 चीजें आप प्लीज ध्यान रखिएगा। पहला, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें ना तो केंद्र पर ना तो राज्यों पर बाध्यकारी होंगी। दूसरा, आर्टिकल नंबर 246A के तहत ये साबित हो चुका है कि अपनी टैक्सेस से रिलेटेड जो पावर्स हैं उनसे संबंधित कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास भी है और केंद्र सरकार के पास भी है। अब मैंने एक आर्टिकल का नाम लिया 246A, इसके बारे में देखिए संविधान का ये अनुच्छेद ये कहता है केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का देखिए बराबर बंटवारा होगा। ठीक है, इसमें देखिए ये कहता है जो CGSTI है उसके और जो जीएसटी के संबंध में देखिए केंद्र और SGST के संबंध में राज्यों को पूर्ण शक्ति दी गई है।
यानी कि देखिए ये थोड़ा सा ना यहाँ आएगा, ये इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल जीएसटी टैक्स है और जो हमारा आईजीएसटी है, इन दोनों पर ही जो कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र के पास है। लेकिन जो स्टेट जीएसटी है वहाँ पर देखिए राज्यों के पास पूरी शक्ति है कि वो अपने राज्य के अंदर कुछ भी कानून बना सकते हैं। अब क्योंकि ये सारा मामला हो रहा है जीएसटी काउंसिल को लेके, तो हमें उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। देखिए जो माल और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकारों को सिफारिश देने के लिए अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। कौन? जीएसटी काउंसिल। देखिए जब जीएसटी कानून आया था तो उसी टाइम पर ये कह दिया गया था कि एक परिषद होगी जो है सलाह देने के लिए होगी। अब देखिए जो 279A है वो ये कहता है कि जो ये जीएसटी परिषद है केंद्र और राज्यों के लिए एक संयुक्त मंच होगा। इसकी जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और साथ ही जो सभी राज्यों के वित्त मंत्री हैं वो इस परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 279A क्लॉज 4 ये कहता है कि ये देखिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें प्रदान करेगा। अब एक और बात कही गई है कि जो जीएसटी परिषद है ये सिर्फ अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू कराने वाला ही एक सिस्टम नहीं है, बल्कि भारत में जो संघवाद है, भारत का जो लोकतंत्र है उसको भी बनाए रखने का एक तंत्र है। क्योंकि आफ्टर ऑल केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यहाँ पर बैठकर बातचीत करते हैं, वो खुद मुद्दों का समाधान करते हैं, खुद से रिकमेंडेशन देते हैं। तो जब राज्य और केंद्र ने मिलकर सिफारिशें दी है तो मानेंगे ही, तो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने समझा कि आखिर जीएसटी काउंसिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या एक फैसला आया था और उस फैसले से हमें क्या पढ़ने की जरूरत है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम। ये देखिए न्यूज में है, क्यों है? क्योंकि पॉकेट्स ऑफ होप लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमन, ये एक आर्टिकल आया था जिसमें इस प्रोग्राम के बारे में बात कही गई थी। और ये प्रोग्राम वैसे भी हमारे एग्जाम में इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस भी देखिए बना हुआ है बहुत पहले। तो देखते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, कौन? यानी कि यूनेस्को, उसने 1971 में मानव और जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, मानव और जैव मंडल, दो वर्ड। ठीक है। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इस तरीके से संभालना कि जो मानव के हित हैं और जो साथ में प्रकृति के हित हैं उन दोनों को साथ लेके चला जा सके। ऐसी वैज्ञानिक पद्धतियां निकालना कि इनमें एक संतुलन पैदा हो सके और सहज संबंध में जो है मानव और प्रकृति रह सके। यानी कि उन्होंने इस तरह के बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए, इस तरह के नेटवर्क्स बनाए जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सके, रिसर्च के काम भी हो सके, लेकिन स्टिल हम उसको प्रिजर्व करके भी रखें, उसको प्रोटेक्ट करके भी रखें। ये बेसिकली इस प्रोग्राम का आप कह सकते हैं फंडामेंटल है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जो मैंने आपको भी समझाया, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण में प्रबंधन, अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित अंतःविषय दृष्टिकोण, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देना। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें मेंस के एग्जाम में चाहिए होती है, जब सारे पेपर को पढ़ के सारे पेपर की नॉलेज आपस में हम एक जगह से दूसरी जगह लगा सके। ठीक है। वैज्ञानिक आधार पर लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को सुधारना है। लेकिन जनरली हमें क्या लगता है, या तो मानव देखिए बहुत ज्यादा प्लास्टिक का यूज करेगा, बहुत ज्यादा धुआं निकालेगा तो ही वो तरक्की करेगा, या हमें क्या लगता है एकदम जो है बिजली सब खपत करनी बंद कर दो, प्लास्टिक की सारी बॉटल्स बंद कर दो, ठीक है, एकदम प्रकृति के लिए एकदम साधु ही बन जाओ। लेकिन दोनों ही अप्रोच क्या है, थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि इस तरीके से जीवन नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं हमें मानव और प्रकृति के बीच में एक बैलेंस की निकालने की जो है जरूरत है, और यही कॉन्सेप्ट जो है इस मैप प्रोग्राम के अंदर काम करती है। ठीक है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि 1977 में इन्होंने संरक्षित जैव मंडलों का वैश्विक नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दिया। देखिए जो प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर्स थे अलग अलग कंट्री में, इन्होंने उसको रिकॉग्नाइज शुरू कर दिया। भाई जैसे भारत में नीलगिरी जैव मंडल बायोस्फीयर है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे नेटवर्क का पार्ट होगा। किसी और जगह का कोई और जैव मंडल वो हमारे नेटवर्क का पार्ट होगा। तो इस तरीके से हम एक वर्ल्ड नेटवर्क बनाएंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि भाई आपको उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको संरक्षण करना है, और उसमें क्या गतिविधियां हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, मानवों का कितना हस्तक्षेप हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। तो देखिए जो हमारा मैप कार्यक्रम है, यानी कि मानव जैव मंडल कार्यक्रम, इसी के अंदर संरक्षित जैव मंडलों का वैश्विक नेटवर्क ये जो है शुरू किया गया। ध्यान रख लीजिएगा।
आप देखिए इस नेटवर्क के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं। मैंने बताया वो वाले संरक्षित क्षेत्र जिन्हें क्या है, प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर कहा जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है, मानव और प्रकृति के बीच संतुलित संबंध को प्रदर्शित करना। अभी वर्तमान की बात करें तो यूनेस्को की वेबसाइट से मैंने ये डाटा लिया है, उनके अकॉर्डिंग दुनिया भर में 131 देशों में से 727 साइट जो है ये शामिल करता है, जिसमें से 22 तो ऐसी है जो ट्रांस बाउंड्री यानी कि एक से ज्यादा देश में वो साइट जो है शामिल है। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया ये क्या होता है, तो देखिए ये स्थलीय भी हो सकता है, तटीय भी हो सकता है, एक पारिस्थितिकी प्रणाली होती है, एक इकोसिस्टम होता है, आनुवांशिक विविधता को बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है, जहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको बहुत दिखाई देती है। कई तरह के फूल हैं, कई तरह के जानवर हैं, कई तरह की आपको स्पीसीज देखने को मिलती है। तो ऐसा जो एरिया हो उसको एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया जा सकता है। देखिए 3 भागों में इसको बांटते हैं। एक होता है आपका कोर एरिया, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, दिस इज योर कोर एरिया, आई एम सॉरी। इसके बाद जो दूसरा होता है ये आपका देखिए बफर एरिया होता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा होता है इसको देखिए ट्रांजिशन की जोन बोलते हैं। अब ये 3 जोन में क्यों बांटा गया है, क्योंकि इन तीनों ही जोन के अंदर अलग अलग काम हम कर सकते हैं। जैसे कोर एरिया में आपने देखा होगा सिर्फ आपको एक लेंस दिखाई दे रहा है, इस लेंस का मतलब आप रिसर्च वगैरह तो कर सकते हैं लेकिन और कुछ आप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि लोगों ने वहाँ पे घर बनाने शुरू कर दिए या फिर गए टूरिज्म करने और जो है चिप्स के पैकेट वहीं फेंक आए, ये सब नहीं करना है। उसके बाद एक बफर एरिया आता है। बफर एरिया में देखिए आपको एक लेंस तो दिख ही रहा है, यानी कि रिसर्च तो हो ही सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए एजुकेशन और ट्रेनिंग भी हो सकती है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। फिर देखिए ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकती है, यानी कि कुछ ट्राइबल्स वगैरह अगर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और टूरिज्म भी देखिए हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो ट्रांजिशन वाला एरिया है तो उसमें तो सब कुछ हो ही सकता है। तो आपने ध्यान रखना है 3 भागों में ये बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं दिखा देती हूँ, केंद्रीय भाग, कोर भाग, बाधा रहित प्राकृतिक रूप से रक्षित परितंत्र, बफर क्षेत्र, ये कोर एरिया को चारों तरफ से घेरे रखता है। इसका प्रयोग जो सहायक क्रिया होती है जैसे पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता है। फिर संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिशन, ये बफर को घेरे रहता है। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, वानिकी, पुनर्निर्माण, आर्थिक उपयोग जैसी गतिविधियां भी चलती रहती हैं। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा उसकी यहीं से बनने की संभावना है। इसके बाद आती है देखिए ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट एक डाटा है, मैं साइड हो जाती हूँ कि देखिए 2020 में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत देखिए जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व था इसकी सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत से कौन कौन से इनके नाम दिए गए हैं इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पेगोंग तसो झील, ये देखिए न्यूज में है। चीन अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है और भारत को परेशानी देते रहता है। अगेन देखिए सैटेलाइट इमेज आई है कुछ इस झील की जिसमें ये बताया गया है, मतलब ये दिखाया गया है कि इस झील पर चीन जो है एक ब्रिज का, एक बड़े ब्रिज का निर्माण कर रहा है। हालांकि वो तो छोटे छोटे ब्रिज पहले भी बना चुके थे लेकिन उन छोटे ब्रिज का तो वो फायदा उठा रहे हैं माल की ढुलाई में और उस माल से वो एक बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि एक पुल बना रहा है और पुल ये क्या करता है, ये झील का जो उत्तरी और दक्षिणी छोर है इसको आपस में जोड़ेगा। दरअसल जिस इलाके पे वो पुल बना रहा है ये इलाका 1958 से ही चीन के कब्जे में है और भारत ने ये स्टैंड तब से ही बना के रख रखा है कि भाई इलाका हमारा है, आपने कब्जे में ले रखा है, एक ना एक दिन तो वापस करना पड़ेगा एंड वी डोंट नो वो दिन कब आएगा, जल्दी आ जाए। खैर देखिए इस पुल के बनने से जो दोनों छोरों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर थी वो केवल 40-50 किलोमीटर हो जाएगी। इससे जो चीनी सेना है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत कम टाइम में पहुंच सकेगी। क्या आपको नहीं लगता है कि चीन ये छोटी छोटी झड़पें करके ये जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के काम कर रहा है और जो एक तरफ बातचीत खुली रखता है, व्यापार खुला रखता है लेकिन दूसरी तरफ एग्रेशन करता रहता है, तो कहीं ये हमारे 1962-65 वाला जो टाइम चल रहा था वही चीज़ें तो नहीं दोहराई जा रही है। खैर यहाँ पर आप देखिए ये एक बताया गया है, ये झील है, देखिए ये झील का उत्तरी छोर है, ये झील का दक्षिणी छोर है। आप देखेंगे यहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है, सैटेलाइट की तस्वीर से पता चला है और ये दोनों तरफ से हो रहा है, यानी कि यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन है, बीच में इसको देखिए जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए ये पेगोंग तसे झील है जहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरह की आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को देखिए फिंगर के नाम से जाना जाता है, फिंगर 1 2 3 4। अब जो भारत है वो देखिए फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 तक जो है भारत बोलता है कि हमारा एरिया है।
चाइना वाले कहते हैं जी नहीं, ये जो फिंगर 5 आ जाता है, ये वाला जो एरिया जा रहा है फिंगर 4 वाला, सॉरी, ठीक है, ये जो है हमारा एरिया है। तो भारत वाले कहते हैं हमारा इधर तक है, चाइना वाले कहते हैं इधर तक है, लेकिन चाइना वाले कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो आफ्टर ऑल चाइना का ही एरिया है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पूर्वी लद्दाख में कम से कम 12 जगह ऐसी हैं जहां विवाद है, लेकिन इन विवादित जो इलाके हैं उनमें पैगोंग त्सो को लेकर मतलब ये भी एक एरिया है और इसका एरिया 600 वर्ग किलोमीटर का है और इस झील के 2/3 हिस्से पर चीन का ही कब्जा है। ऑलरेडी 2/3 पार्ट को लेकर वो बैठे हुए हैं, चैन नहीं है फिर भी। ये मैंने आपको बता दिया कि फिंगर 4 तक चीन दावा करता है, फिंगर 8 तक भारत अपना दावा करता है। देखिए भारत और चीन के बीच में जितनी भी सीमा रेखा है उसमें से पैगोंग त्से वाला एरिया ही ऐसा है जो जलीय क्षेत्र है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए इस झील की अहमियत क्यों है, क्योंकि ये चुशुल के पास है और चुशुल एक ऐसा इलाका है जिसको लॉन्चिंग पैड के रूप में जंग के टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए चुशुल 1962 में जो चुशुल था उसके पास जो रेजांग दर्रा था वहीं पर देखिए भारत और चीन की सेनाएं भिड़ी थी। तो मतलब दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन। अगर वॉर होता है तो लॉन्चिंग पैड है, यानी कि यहाँ से आप जो है अपने मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च कराने जैसे फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए चीन देखिए यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये पैगोंग त्से लेक क्या है, देखिए हिमालय में जो लद्दाख है 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर है। एक क्या है, लंबी संकरी गहरी और एंडोर्फिक यानी कि एक लैंड लॉक झील है, जमीन से घिरी हुई है। अब देखिए ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी छोर लेह जो है उसके दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका जल देखिए खारा है। तो यहाँ पर कोई जलीय जीव तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रवासी पक्षी आते हैं, उनके प्रजनन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है ये। इस झील का देखिए 45 किलोमीटर का क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर का एरिया जो है चीन ने ले रखा है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इसके मध्य से गुजरती है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने 4th टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल आया था, चाइल्ड राइट्स ग्रुप अपोजेस रेजिंग मैरिज एज ऑफ वुमेन। एक बिल आया था 2021 में जिसमें महिलाओं की उम्र को 18 से 21 साल करने की बात कही गई थी, लेकिन अलग अलग समितियों के द्वारा जो बात की गई, कुछ जो चाइल्ड राइट ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बात की गई, वो इसके ज़्यादा फेवर में नहीं है। वो कहते हैं उम्र बढ़ाने की बजाय आप एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दीजिए, आप महिलाओं को नौकरी दिलवाने पर, एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा जोर दीजिए। जब वो पढ़ेंगी, जॉब करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी शादी जल्दी नहीं की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के द्वारा एक आर्थिक बोझ समझा जाता है लड़की को कि जितना जल्दी हो उसको अपने की घर की कर दिया जाए, जैसे ये घर किसी और का था। आई डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट कि अपने घर की कर देते हैं, तो ये घर किसका है फिर। खैर, तो देखिए अब ये जो बिल क्योंकि न्यूज़ में, तो हमें इसको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। इसके अंदर 2 प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। पहला प्रावधान तो ये है, यहाँ पे डाटा बताया गया, मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहला प्रावधान तो ये है कि न्यूनतम आयु को हम 21 साल कर देंगे, जो कि 18 थी। दूसरा क्या है, देखिए 2006 का एक्ट ये कहता था अगर किसी व्यक्ति का विवाह न्यूनतम आयु से कम में हुआ हो तो जब वो वयस्क हो जाएगा उसके 2 साल के भीतर, यानी कि 18 साल से कम में अगर उसकी उम्र हुई थी, तो जब वो 20 साल का हो जाएगा इस विवाह को वो नल एंड वॉइड घोषित करने के लिए आवेदन कर सकता है। भाई मैं बच्चा था तब इन्होंने मेरी शादी कर दी, मेरे को ये शादी नहीं चाहिए, इसको हटाओ, तो शादी अमान्य घोषित हो सकती है। अब इन्होंने इस समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है, यानी कि अगर 23 साल होने से पहले पहले आप आवेदन कर देते हैं कि भाई इन्होंने मेरे को जबरदस्ती फंसाया शादी के चक्कर में, तो आप जो है शादी को अमान्य घोषित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये 2 चेंजेस तो उन्होंने किए हैं। अब देखिए भारत में अलग अलग चीजों के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो शादी की 21 साल करने का क्या औचित्य है। वोट हम दे सकते हैं 18 साल में, अगर हमारे में इतनी बुद्धि है 18 साल में कि देश को कौन चलाना चाहिए, कौन सरकार होनी चाहिए, तो क्या अपना जीवन साथी चुनने की बुद्धि नहीं होगी। इसी तरह देखिए ड्राइविंग लाइसेंस हमें मिल जाता है 18 साल की उम्र में, कॉन्ट्रैक्ट साइन हम कर सकते हैं। आपराधिक दायित्व देखिए 18 साल से के बाद ही जो है आपको एक अडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है, हालांकि अब चेंज हो गया, बहुत रेयरेस्ट टाइप का अगर आपने कोई क्राइम किया है तो 16 से 18 साल के को भी बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। इसके अलावा देखिए चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी ज़्यादा अकल की ज़रूरत चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि लोकसभा में आप 25 साल की उम्र में लड़ सकते हैं, राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति तो अगर आप 35 के हैं तभी बन सकते हैं। अब भारत में क्या कुछ चल रहा है, देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHF
IFS जो है वो ये कह रहा है कि 20 और 24 वर्ष की 23% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। हालांकि वो ये कह रहे हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 आया था और 4 आया था उसके कंपैरिजन में 5 में थोड़ा सुधार हुआ है। और दरअसल जहां पहले ये कितना था 47% था, 27% था, अब ये केवल 23% ही रह गया। यानी कि काम तो हो रहा है लेकिन और करने की जरूरत है। अब देखिए अलग अलग कमेटियों ने जो अलग अलग अपने वो रखे हैं सुझाव, तो हम देखते हैं आखिर किसका क्या से है, क्यों नहीं 18 होना चाहिए। यूनिसेफ कहता है देखिए पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 18 कर दो। ये मत करो कि महिलाओं की भी 21 कर दो, पुरुषों की भी 18 करो। ये क्या बात हुई कि महिलाओं को तो बुद्धि आ जाती है शादी करने की 18 साल में, लेकिन लड़कों को 21 साल में आके जाते हैं। क्यों, वो मंदबुद्धि होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। उन्होंने कहा है एक व्यक्ति 18 साल की आयु में भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है। फिर जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता है उन्होंने कहा पुरुष और महिला दोनों के लिए 18 कर दो, क्योंकि वयस्कता की आयु के बराबर होना चाहिए। अगर 18 साल में आप एडल्ट मान के क्राइम के लिए ट्रीट कर सकते हैं तो शादी भी तो करवा सकते हैं। फिर देखिए जो संसद की स्टैंडिंग कमेटी थी 2004 वाली, और जब 2006 का एक्ट बना था उस टाइम पे उसने कहा था पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 होनी चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने कहा हमारे देश के कुछ ऐसे ही हालात हैं। चलिए छोड़िए, लेकिन भारतीय विधि आयोग ने दिमाग लगाने वाली बात कही। उन्होंने कहा पुरुष और महिला दोनों के लिए 18 साल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा इस बात का तो कोई साइंटिफिक वो ही नहीं है, आधार ही नहीं है कि दोनों की एज अलग अलग क्यों हो। आखिर दोनों बराबर ही तो अडल्ट हो जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा सभी नागरिकों को अगर सरकार चुनने का अधिकार दिया गया है तो उनकी जो एज है शादी की वो भी इतनी ही होनी चाहिए। तो ये आप समझ गए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। देखिए 1929 में बाल विवाह निरोध एक्ट आया था। इसमें देखिए बाल विवाह की प्रथा को पहली बार कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया था, और ये एक्ट कहता था 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी और 18 साल से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध था। ये एज डिफरेंस को लेके क्या ऑब्सेशन है इंडिया में, आई डोंट नो। खैर उसके बाद देखिए इस एक्ट को 1978 में संशोधित किया गया, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर 18 कर दिया और लड़कों की 21 कर दिया। ये एक बेसिक हिस्ट्री थी, ये आपको बस पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट का टॉपिक, रेड क्रॉस के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति। ये देखिए क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी देखिए रशिया के सामने यूक्रेन के जिन सोल्जर्स ने सरेंडर किया है, रेड क्रॉस कोशिश कर रहा है कि उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में रजिस्टर कर लिया जाए, ताकि देखिए उनके भविष्य को लेकर कुछ निश्चितता हो। क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के अंदर हर देश के लिए ये बाध्यकारी है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनके साथ थोड़ा ढंग से ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो आइए समझते हैं रेड क्रॉस क्या है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जो ये देखता है कि जो सिग्नेचरी कंट्रीज हैं वो संघर्ष की स्थिति में नियमों का पालन करते हैं या नहीं। तो युद्ध में जो जख्मी और पीड़ित होते हैं उनको ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और 1863 में हेनरी ड्यूट ने जिनेवा में जो है इसकी स्थापना की थी। देखिए युद्ध के दौरान पीड़ितों की रक्षा करने वाले जो कानून होते हैं उनको ये बढ़ावा देता है। ये क्या एक स्वतंत्र और तटस्थ संगठन है, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। अब क्योंकि एक स्वतंत्र और न्यूट्रल संगठन है तो फंडिंग के लिए बेसिकली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड रहता है। तो देखिए स्वैच्छिक अनुदान द्वारा इसको वित्त मिलता है। 3 बार इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो ये आपने समझा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम को क्रैक करवाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।